Now let's start the applications of UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम कहाँ यूज करते हैं या उसके एप्लीकेशंस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस करते वक्त हम एक नॉर्मल लाइफ में हमेशा जब हमें आज एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम एक व्हीकल का यूज करते हैं, और व्हीकल हम कहाँ चलाते हैं? ऑब्वियसली ऑन दी रोड। हवा में तो चलाएंगे नहीं हम। तो जब हम रोड पे एक व्हीकल चला रहे हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही कंसेप्ट होता है कि गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए और गाड़ी फुल, मतलब कोई पंक्चर वगैरह ना रहे, और हम हमारी गाड़ी लेके चले जाते हैं। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो हम 4 व्हीलर प्रीफर करते हैं। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, कहीं गांव में ही जाना है, तो हम 2 व्हीलर प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो तब हम दिमाग में ये चीजें नहीं यूज करते हैं कि रोड कैसा होना चाहिए, क्या वो रोड एकदम स्मूथ होना चाहिए, क्या वो रोड रफ होना चाहिए, क्या वो रोड सीमेंट का ही होना चाहिए, या कहीं पे पेवर ब्लॉक्स लगे हुए रहते हैं। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि छोटी छोटी गलियों में भी अगर हम देखें तो जितना हमारा इम्प्रूवमेंट हो रही है रोड कंस्ट्रक्शन में, तो अलग अलग तरह के रोड हम देख रहे हैं। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कहीं सीमेंट के बन रहे हैं, कहीं डामरीकरण होता है। तो ये सब चीजें होते हैं, बट हम सिर्फ हमारी गाड़ी ड्राइव करते हैं, हम देखते नहीं कि वो रोड किस तरह का है, या हमारे टायर्स उसके लिए है क्या, या हमें कितनी सेफ्टी ड्राइव करते होना चाहिए, या वो रोड पर कितनी स्पीड होना चाहिए। अगर हम बड़े बड़े फ्लाईओवर देखते हैं तो बड़े बड़े फ्लाईओवर पे आप जब उस फ्लाईओवर पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ लिमिट दी हुई होती है 120 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड वहाँ दी हुई होती है कि उसी स्पीड से ही आपको वहाँ पे व्हीकल चलाना होता है अगर आप नेशनल हाईवे ब्रिजेस पे जाते हो तब। लेकिन हमारे नॉर्मल यहाँ पे ये सब चीजें नहीं कहीं मेंटेन होती है कि इतने स्पीड पर किलोमीटर पर आवर पे ही आपको व्हीकल चलाना है। आप अपने कॉलेज जा रहे हो, ऐसा जरूर नहीं है कि आपको सिंगल सीट ही चलाना है। अगर परमिशन गवर्नमेंट देती भी है कि सिंगल सीट, फिर भी आप डबल ट्रिपल भी अपनी व्हीकल चलाते हो। ट्रिपल चलाते वक्त ट्रैफिक में भी आपकी स्पीड फुल होती है। तो ये सब चीजें हम नहीं सोचते हैं कि वो सेफ्टी रोड पे पर्टिकुलर स्पीड कितनी होनी चाहिए, या हम गाड़ी स्टार्ट करते वक्त पहले रोड में टेप लेके ऐसा नहीं गिनते कि ये रोड ऐसा है तो इसकी स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर होगी, ये कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करेंगे फिर हमारा व्हीकल स्टार्ट करेंगे। ये हम नहीं सोचते, लेकिन फिजिक्स ये सोचता है, और फिजिक्स इसी के लिए बना है। तो यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब रहेगा तो रोड पे हम गाड़ी चलाते हैं, लगाई चाबी चल दिए, लेकिन फिजिक्स बताता है कि रोड किस तरह का होना चाहिए। अगर रोड उस तरह का नहीं है तो स्पीड कैसी होनी चाहिए, रोड अगर उस तरह का है तो स्पीड कैसी होनी चाहिए। तो पहले हम कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ओके, रोड दो तरह के होंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, देन वी विल डिस्कस अबाउट वर्टिकल कर्व रोड। लेटर ऑन वी विल डिस्कस, फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। अब एक रोड है जस्ट, और ये रोड इस तरह से टर्न हो रहा है। लुक एट हियर, ये एक रोड है और ये जस्ट इस तरह से टर्न हो रहा है। एक नॉर्मल टर्निंग होता है, कोई गली नहीं कि पूरे 90 के एंगल से टर्न हो रहा है, ऐसा नहीं। हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और बस ये इस तरह से टर्न हो रहा है। तो ये टर्न होते वक्त आप व्हीकल लेते हैं। ओके, आप व्हीकल चला रहे हैं, यहाँ से चला रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट है। डायग्रामेटिक मैंने ऐसे निकाला है, और इमेजिनेशन में आप बस एक ऐसा स्ट्रेट रोड इमेजिन कीजिए कि हॉरिजॉन्टल है और स्लाइटली कर्व है। तो यहाँ पे आपकी एक व्हीकल ड्राइव हो रही है। ओके, दिस इज योर व्हीकल, इट इज गोइंग टू ड्राइव। अब हमने कभी सोचा है कि हमारी गाड़ी इस रोड पे जाएंगी तो इसका वेट इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा रहा तो चलेगा नहीं, या इससे कम रहा तो चलेगा नहीं, डजंट मैटर। कभी लोडेड ट्रक भी चलते हैं तो कभी उस रोड पे साइकिल भी चलती है, उस रोड पे बैलगाड़ी भी चलती है। ये अलग अलग रोड पे कोई भी व्हीकल हम चलाते हैं, लेकिन इस रोड को चलाते वक्त या ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड जब होता है तो इसकी स्पीड हम कैसे मेजर कर सकते हैं। आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस होते हैं, ट्रैफिक पुलिस जब वो सिग्नल पे होते हैं, या और आपने अगर सिग्नल तोड़ा है, या आपकी स्पीड जो लिमिट स्पीड वहाँ वो हाईवे पे दी होती है, स्पेशली नेशनल हाईवेज पे या जहाँ ट्रैफिक एरिया या मेट्रो सिटीज में जहाँ बहुत ट्रैफिक लोडेड एरिया रहता है, तो वहाँ पे ये सब चीजें मेजरिंग रहती है और वो पूरा रोड पे ही कैलकुलेटेड रहती है। उस समय क्या होता है
कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपने अगर सिग्नल ब्रेक किया या फिर थोड़ी स्पीड ज्यादा से भी चलाई तो अगले सिग्नल पे आपको वो पुलिस अपने आप रोक के पकड़ लेती है और आपको चालान देती है कि आपकी स्पीड इससे ज्यादा थी। अब वो आपके ट्रैफिक पुलिस वाला आपके पीछे तो बैठा नहीं है कि उसने स्पीड बैठ के कैलकुलेट की और आपको अगले स्टॉप पे रोका, रुक भाई अब तेरी स्पीड ज्यादा हो गई तो अब तू मुझे 500 रुपए का चालान दे। नहीं, ये सब कैसे होता है? तो ये इस रोड की मेजरमेंट, वहां पे सेंसर्स लगे होते हैं और वो सेंसर्स उसका जो ट्रैफिक एरिया का जो पोस्टिंग रहता है, जहाँ वो एक सेक्शन दिया रहता है, एक छोटा सा कमरा, और वहाँ पे जो वो गिनते हैं, या जैसे हम देखते हैं कि टोल नाका जो रहते हैं वहाँ के जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें वो स्पीड दी हुई होती है कि ये स्पीड, ये व्हीकल की स्पीड इससे ज्यादा हो। बिल्कुल, आप यहाँ अगर सेंसर लगा हुआ है तो ये सेंसर से जैसा ही आपका व्हीकल क्रॉस होता है तो ये सेंसर आपके व्हीकल की स्पीड मेजर करता है, एंड इफ द लिमिट क्रॉसेस देन यू हैव टू पे द फाइन। ओके, तो ये सब चीजें बात की है, लेकिन अभी हमें डिस्कस करना है कि अगर हम रोड पे व्हीकल चला रहे हैं तो उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए। अगर वो हॉरिजॉन्टल और कर्व रोड है तो, यानी एक रोड है जो बिल्कुल स्ट्रेट है और जस्ट हमें थोड़ा सा टर्न लेना है, तो अब क्या होना चाहिए? तो एक्चुअली जब भी कोई व्हीकल मूव हो रहा है या कोई भी बॉडी अगर मूव हो रही है तो ऑब्वियसली द फोर्स इज गोइंग टू अप्लाई ऑन दैट बॉडी। अभी हमने डिस्कस किया कि जब तक बॉडी को आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते तो वो बॉडी मूव नहीं होती है। अब ये बॉडी देखिए, ये बॉडी मूव हो रही है, यानी इसके जो टायर से एक्सेलरेट हो रहे हैं। ओके, नाउ ये बॉडी जब मूव होंगी तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा mg, ग्रेविटी जो इस व्हीकल को नीचे अर्थ के तरफ यानी जमीन पर खींचने का प्रयत्न करेंगी, तो वो होगा mg, ये होगा उसका डाउनवर्ड फोर्स। और इसके ही एग्जैक्ट इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन m होगी, जिसे हम कहेंगे वर्टिकल फोर्स। अब ये जो दोनों फोर्स है ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तभी ही ये रोड पे ये व्हीकल इजीली ड्राइव होगा। If it not balances each other, then it may cause accident. अगर ये नॉर्मल रिएक्शन n और डाउनवर्ड फोर्स mg एक दूसरे को बैलेंस कहीं नहीं करते हैं तो द व्हीकल विल स्किड और इट मे कॉज एक्सीडेंट। यानी पहला कंडीशन होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन n एंड mg शुड बैलेंसेस ईच अदर। अब ये एक फोर्स हुआ। दूसरा फोर्स जो होता है स्पेशली वो होता है द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे घर्षण बिटवीन द टायर एंड दी रोड। रोड और टायर, अगर मैं इसे टायर लेती हूँ तो ये रोड एंड टायर अगर हैं तो ये रोड है और ये टायर है, तो इसके बीच में, ये टायर्स और रोड के बीच में जो फोर्स तय होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। जो घर्षण होता है टायर और रोड के बीच में, उससे एक फोर्स तय होता है, दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज वी कैन से Fs। दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आपके? अब जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व रोड लिए हैं और हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे अब कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं? एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो है mg, और एक फ्रिक्शनल फोर्स है Fs। अब बॉडी कर्व हो रही है, देखिए मैंने आपको क्या कहा, एक हॉरिजॉन्टल रोड पे बॉडी कर्व हो रही है, इनडायरेक्टली द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब आप कहेंगे कि ये तो हॉरिजॉन्टल रोड है, इस पे बॉडी सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म कर रही है? ये बॉडी टर्न हो रही है। जस्ट अगर मैं इसे इस तरह से एक इमेजिनरी पाथ बनाऊं तो देखिए ये बॉडी जो है क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, जिसका ये है रेडियस। ओके, तो इनडायरेक्टली जब एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे बॉडी मूव हो रही है, इनडायरेक्टली दैट बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब अगर मैंने अभी कहा कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, मीन्स उस पे अप्लाई होने वाला फोर्स कौन सा होना चाहिए? एग्जैक्टली सेंट्रीपेटल फोर्स। जस्ट मैंने बताया इसके पहले जब हमने डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़े कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स कौन सा होना चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे भी जब ये व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, तो इस पे अप्लाई होने वाला फोर्स कौन सा होना चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स हमें कौन प्रोवाइड करेगा?
ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा जब भी वो व्हीकल आगे बढ़ सकेगा। तो ये जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हमें यहाँ टर्न होने के लिए लग रहा है टू परफॉर्म अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स। यानी ये जो टायर और रोड में जो फोर्स तैयार होगा वो फोर्स हमें वो फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट आवर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि हमारी गाड़ी ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे टर्न हो सके। यानी हमें अब यहाँ कौन से दो फोर्स मिले हैं, एक फोर्स mg शुड बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड ये एक दो फोर्स है जो एक दूसरे को उस जगह पे गाड़ी को स्टेबल रखेंगे, और एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मीन्स CPF इज प्रोवाइडेड बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये CPF का फॉर्मूला क्या है हमने अभी देखा, that frictional force that is CPF is nothing but mv square by r। अब हम यहाँ mr ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिए, mv स्क्वायर बाय r क्यों लिए, क्योंकि हमें लीनियर स्पीड निकालनी है ये व्हीकल की, एंगुलर स्पीड नहीं निकालनी है। You have to calculate the linear speed of a vehicle driven along horizontal curve road. So you have to consider mv square by r and not mr omega square. Okay. अब give it equation number 1, give it equation number 2. Okay. Now fs is equal to n. Okay. तो अब हम डिवाइड करेंगे fs upon n is equal to, fs की वैल्यू कितनी है mv square by r upon n की वैल्यू कितनी है mg। Understand? mm get cancel. Okay. fs upon n is equal to v square upon, अब ये r डिनोमिनेटर में आ जाएगा, so rg, v square upon rg। अब fs upon n, fs ये फ्रिक्शनल फोर्स है और n ये है नॉर्मल रिलेशन n। अब इन दोनों में रिलेशन का एक फॉर्मूला है कि fs is equal to mu s into n। क्या रिलेशन है, fs is equal to mu s into n। अब ये mu s क्या है, this mu s is nothing but coefficient of friction। क्या है ये, coefficient of friction। तो fs is equal to mu s upon n है, तो fs upon n is equal to कितना हो गया, mu s। तो fs upon n की जगह हमें क्या लेना है अब mu s, then the equation become mu s is equal to v square upon rg। हमें निकालना क्या है, v स्क्वायर निकालना है, तो ये टर्म हम इधर ले लेंगे, therefore v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mu s into rg, और therefore v is equal to square root of mu s rg, and this is nothing but the minimum speed required to move the vehicle along a horizontal curve road, v is equal to mu s into rg। अब अगर आपने ये फॉर्मूला देखा तो आपको ध्यान आएगा कि यहाँ आपको स्पीड कैलकुलेट करने के लिए वो व्हीकल के मास की जरूरत नहीं, whether it is a loaded truck or whether it is a bicycle or whether it is a bullock cart, that doesn't matter, n is independent। स्पीड ये मास पर डिपेंड नहीं है, स्पीड किस चीज पे डिपेंड है, फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, जो एक सेंसर लगा है वहां पे वो फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेगा रोड पर का। फिर रेडियस ऑफ रोड, वो रोड की रेडियस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, आज कम कल ज्यादा ऐसा तो होगी नहीं, तो रेडियस ऑफ रोड भी हमें पता होती है, सेंसर से हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता चल जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट, और उस पर से तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम स्पीड ऑफ व्हीकल कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस हिसाब से जो ट्रैफिक पुलिस है ये पूरा ट्रैफिक क्या करती है, कंट्रोल किया जाता है। दिस इज द कंसेप्ट अबाउट हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड लिया है हमने, ये कर्व रोड है ऐसा आपको इमेजिन करना है, मैंने पहले डायग्राम निकाली थी वैसी, और इस पे एक व्हीकल है, ये व्हीकल का एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा mg, एक अपवर्ड फोर्स उस पे एक्ट होगा नॉर्मल रिएक्शन n। ओके, और रोड और टायर के बीच में जो फोर्स तैयार होगा वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय s। ओके, अब n अगर mg को बैलेंस नहीं करता है तो क्या होगा, इट में कॉज एक्सीडेंट, मींस द फर्स्ट कंडीशन शुड बी mg शुड बी इक्वल टू n। नाउ दिस
फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड टू मूव द बॉडी along the curved road. Means Fs is equal to nothing but necessary centripetal force. This what is the formula of CPF? mv square by r. Therefore Fs is equal to mv square by r. Now Fs upon n. Fs upon n अगर लिया तो Fs की वैल्यू कितनी है mv square by r और n की वैल्यू कितनी है mg. ओके, तो mm गेट कैंसिल, तो क्या बचा है यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन rg. अब Fs और n में क्या रिलेशन है, तो Fs is equal to mu s into n, where mu s is coefficient of friction. Okay, now put this value Fs upon n become mu s. Fs upon n क्या हो जाएगा यहाँ mu s, तो mu s is equal to कितना हो गया v स्क्वायर अपॉन rg. हमें v कैलकुलेट करना है तो उसे एक साइड में रख के रिमेनिंग सभी टर्म हमने एक साइड में ली है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू mu s into rg और therefore v is equal to square root of mu rg. This is the speed required to move a vehicle along a horizontal curve road. ये हो गया horizontal curve road. आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विभा लाहोटी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स. अब इसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व रोड हमने देख चुके हैं. इसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल कर्व रोड. अब ये वर्टिकल कर्व रोड क्या होता है जरा आप अपने दिमाग पे लगाइए जोर. व्हाट इज द वर्टिकल कर्व रोड? खड़ा रोड कभी देखा है आपने? खड़ा रोड, रोड तो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होता है. खड़ा रोड कहाँ होता है, कभी आपने देखा है? चलो मैं आपको बार बार है ना आज के वीडियो में सर्कस में लेके जा रही हूँ. अब बताइए ये लॉकडाउन पीरियड में अगर आपको सर्कस जाने मिल जाए तो कितना मजा आ जाए ना. हाँ, तो आप फिजिक्स में ही सर्कस ज्वाइन कीजिए और यही हम सर्कस एंजॉय करते हैं. अब सर्कस में क्यों पहुंचे हम? फिजिक्स से डायरेक्ट सर्कस में. तो देखिए हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए हमेशा जो आता है, जो गेम जोन आते हैं उसमें आपने एक नाम सुना होगा मौत का कुआं, डेथ वेल. यस, अब वो मौत का कुआं जो है दैट इज नथिंग बट द सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन. क्या है? डेथ वेल, मौत का कुआं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ओके, अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमें एक वेल निकालनी है, डेथ वेल. और आपको पता है कि ये डेथ वेल में टू व्हीलर या फोर व्हीलर दोनों भी चलती है. अब ये डेथ वेल है इस तरह से और इस तरह से ये पूरे वेल पे ये व्हीकल ड्राइव होता है. अब ये जो व्हीकल ड्राइव होता है तो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है. जैसे अगर ये वॉल है तो ये वॉल पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल रोड होता है तो ये व्हीकल इस तरह से चलता है. ओके, लेकिन अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये मौत का कुआं अगर है तो ये मौत के कुएं में जो व्हीकल है वो इस तरह से चलता है. ये जो है ये पूरा इस तरह से इसके ये रोड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है, पैरेलल डायरेक्शन में नहीं चलता है. और इस तरह से ये व्हीकल यहाँ से इस तरह से चलता है, यानी उसे वर्टिकल ही अपना पूरा बैलेंस मूव करके उस ड्राइवर को वहां से आपको बाइक नीचे से ऊपर तक और ऊपर से फिर से नीचे तक इस तरह से वो मोशन करता है. और जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है. ओके, अब यहाँ हमें फिजिक्स अप्लाई करना है कि ये खुद को बैलेंस कैसे करता है और यहाँ अप्लाई होने वाली स्पीड कितनी होनी चाहिए. ओके, तो फिर से अब हम यहाँ देखें तो सपोज ये एक व्हीकल है. अब ये एक इस तरह का व्हीकल होगा, इसके ये टायर्स ऑफ रोड है. अब यहाँ जो फोर्स डाउनवर्ड होगा ये डाउनवर्ड फोर्स mg होगा. कौन सा फोर्स होगा? mg. सिमिलर फोर्स हमें अप्लाई करना है. और यहाँ जो फोर्स ऊपर अपर डाउनवर्ड होगा तो आपको दिख रहा है कि ये जो है व्हीकल ये परपेंडिकुलर है टू दैट प्लेन, इसलिए इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा अब वो नॉर्मल डायरेक्शन n नहीं होगा, वो होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स Fs. क्या कहा मैंने कि Fs जो है ये यहाँ एक दूसरे को बैलेंस करेगा. हॉरिजॉन्टल में क्या था? n बैलेंसेस Fs. फिर n कहाँ गया? तो n ये नॉर्मल डायरेक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ व्हीकल. व्हीकल जहाँ है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो व्हीकल कौन सा डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन ये हुई है तो ये यहाँ इस डायरेक्शन में n होगा. मतलब अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज हुई. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि mg इक्वल टू Fs होगा और वहां हॉरिजॉन्टल में mg इक्वल टू n था. तो अपनी पहली कंडीशन क्या हुई?
mg इज इक्वल टू fs, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ भी जो बॉडी है ये सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब नेसेसरी फोर्स कौन सा चाहिए हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन n, मींस यू हैव टू अज्यूम n इज इक्वल टू cpf, n इज इक्वल टू cpf यानी कितना, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ओके, अगेन यू हैव टू डिवाइड बाय fs अपॉन n, सिमिलर प्रोसेस आपको करना है, सिर्फ यहाँ कंडीशंस चेंज हुई है ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब फिर से fs अपॉन n अगर हमने लिया है तो क्या होगा, fs की वैल्यू कितनी है, fs इज इक्वल टू mg अपॉन m v स्क्वायर बाय r। अगेन mm get cancel, fs upon n is again we know that coefficient of friction mu s is equal to g into r upon v square। ओके, ये r न्यूमरेटर में चले जाएगा तो r into g upon v square is equal to mu s हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, v, तो v is equal to कितना हो जाएगा, v square is equal to rg upon mu s and v is equal to square root of rg upon mu s। This is the speed of a vehicle along vertical circular motion। हमने दो तरह के मोशन देखे हैं along the road, एक this is not a vertical circular motion, vertical curve road, extremely sorry। First we had discussed about horizontal curve road and now we will discuss about vertical curve road। ये रोड जो है कर्व है लेकिन वर्टिकली कर्व है, एक डेथ वॉल है और डेथ वॉल के अलाउंग जब एक कार या व्हीकल मूव होता है तब भी उसकी मास पे ये डिपेंड नहीं होता है, वो काय पे डिपेंड होता है, द s कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर and radius of that road and gravity, it is independent on car and vehicle। ये हुआ about vertical curve road। सिर्फ कंडीशन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा याद रखना है जब हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे एक व्हीकल है तो डाउनवर्ड फोर्स mg is equal to n and frictional force provide necessary cpf। okay, in vertical circular motion downward force mg is balanced by fs and normal reaction is provided necessary cpf। यानी एक बार fs cpf प्रोवाइड कर रहे हैं तो दूसरी बार n ये cpf प्रोवाइड कर रहा है। इतना सा कंफ्यूजन अगर आप ना होते हुए अगर आप ध्यान रखें तो आपको एग्जाम में कोई भी डेरिवेशन आए, वेदर कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड और वर्टिकल कर्व रोड, आप दोनों के डेरिवेशन इजीली निकाल सकते हैं या न्यूमेरिकल आते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल का है तो हॉरिजॉन्टल में v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी है, हॉरिजॉन्टल है तो ऑल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है तो म्यू एस वर्टिकली यानी नीचे चले गए हैं, स्ट्रेट आ गए हैं, अपॉन में वो डेरिवेशन आए। अगर आप इतना ही ध्यान रखें तो आपका फॉर्मूला और आपके न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। दिस इज अबाउट हॉरिजॉन्टल कर्व रोड एंड वर्टिकल कर्व रोड। अब हमें एक नया कंसेप्ट आपको देखना है जो है बैंक रोड। आज तक आपने कभी नाम नहीं सुना है और ये टोटली न्यू कंसेप्ट आपके लिए है। आज तक आपने जब भी बैंक का नाम आया है तो आपको सिर्फ पैसे दिखे हैं कि बैंक यानी क्या होती है कि जहाँ पैसे जमा होते हैं, पैसे निकाले जा सकते हैं, जहाँ जो भी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैंक उसके लिए एक जोन है या एक हट जैसा है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। ओके, तो अब बैंक रोड यानी क्या था, यानी रोड पे बैंक है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज आपका दिमाग वैसे ही रखें और थोड़ा सा फिजिक्स के लैंग्वेज से चलते हैं। बैंक मीन्स नॉट अ बैंक, हियर BANK, नो BANKED, बैंक रोड। ओके, लुक एट द प्रोनाउंसिएशन, बैंक रोड यानी वो रोड को बैंक किया गया है। अभी हमने जब हॉरिजॉन्टल कर्व रोड देखा तो जब हॉरिजॉन्टल कर्व रोड कहा तो मैंने कहा कि ये रोड ऐसा टर्न है और ये रोड पर से एक व्हीकल ऐसा ड्रॉ हो रहा है, सिर्फ ड्राइव हो रहा है, हमने ऐसा ही बताया। और मैंने कहा कि mg और n अगर एक दूसरे को बैलेंस होता है
तो ही वहाँ रोड सेफ्टी से ड्राइव होगा, अदरवाइज एक्सीडेंट होंगे। अब मैंने आपको बहुत बार हमने देखा है कि एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि व्हीकल सामने से आया तो ही एक्सीडेंट हो गए, नॉट नेसेसरी। कभी कभी हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में गाड़ी स्लिप हो जाती है। हमने कहा है कभी कभी अचानक गड्ढा आ गया तो नहीं दिखाई दिया और स्पीड कंट्रोल नहीं हुई तो वो गड्ढे पर से भी उछल के या उस गड्ढे में अपना टायर जब फंसता है तो भी हमारी गाड़ी स्लिप होके एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये सब चीजें कैसे होंगी और ये हम कैसे अवॉइड करेंगे? कभी रोड ऑयली होते हैं, कभी रोड वेटी रहते हैं, रेनी सीजन में गीले रोड रहते हैं, कभी रोड रफ रहेंगे, कभी रोड बिल्कुल स्मूथ रहेंगे। आधा किलोमीटर रोड एकदम रफ होता है, बहुत गड्ढे गड्ढे है, फिर आगे बहुत अच्छा है। तो हर बार हम रोड के हिसाब से अपने टायर्स तो चेंज नहीं करते हैं। तो जो व्हीकल है उसे ही हम कंटिन्यू, हमारी जहाँ तक जर्नी है हम चलाते हैं। तो बैंक रोड क्या होता है और अगर रोड बैंक नहीं किया तो क्या होता है, पहले हम वो देखेंगे। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली द बैंक रोड? ओके, अब ये रोड है, इसका ये इनर एज है, ये आउटर एज है। दिस इज द रोड, इसको हम कहेंगे इनर एज, इसको हम कहेंगे आउटर एज। अब जो ये रोड की इनर या आउटर एज होती है, एक्सक्यूज मी, एक्सट्रीमली सॉरी, अब हम देखेंगे बैंक रोड यानी क्या होता है। तो हमने एक रोड लिया है जो हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो ये जो साइड होती है इसे हम कहेंगे इनर एज। क्या कहेंगे आप? इनर एज, EDGE। और ये जो होता है इसे हम कहेंगे आउटर एज। दिस इज इनर एज एंड दिस इज आउटर एज। अब सपोज ये हाथ मेरा रोड है और ये ऐसा कर्व है, तो ये कर्व होते वक्त अगर ये रोड इसी तरह से कर्व हो रहा है तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल कर्व रोड की कंडीशंस बताई है। लेकिन कहीं कहीं पे रोड बैंक किए जाते हैं, जैसे हर वक्त जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको बताया कि टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स तैयार होता है वो हर वक्त नेसेसरी CPF प्रोवाइड करेगा, ऐसा जरूरी नहीं। अगर ऑयली या वेटी रोड है या रफ रोड है तो कभी कभी फ्रिक्शन कम या ज्यादा भी हो सकता है। उसकी वजह से जितना CPF हमें ड्राइव करने के लिए चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। तो ये सब अगर ऐसा एक्सीडेंट्स होते हैं तो जैसे CPF इज नॉट इक्वल टू FS, अगर ऐसा कंडीशन हुई तो वहां पे एक तो व्हीकल आगे नहीं चलेगा या लोड ज्यादा नहीं खींचेगा या फिर इट मे कॉज एक्सीडेंट्स ऑल्सो। तो टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट हर वक्त नहीं होना चाहिए, रोड हमेशा सेफ्टी होना चाहिए ड्राइवर के लिए, तो वो ड्राइव करते वक्त रोड को बैंक किया जाता है। अब रोड को बैंक किया जाता है यानी क्या कि ये जो आपका रोड है इसका ये जो आउटर एज है, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से, ये आउटर एज स्लाइटली अप किया जाता है। आपके ध्यान में आ रहा है? देखिए ये रोड है, ये इनर एज है, ये आउटर एज है। तो ये इनर एज थोड़ा सा नीचे और ये आउटर एज की इस साइड की हाइट आप थोड़ी सी ऊपर लीजिए और फिर ये रोड इस तरह से जाता है, यानी इसकी जो हाइट है इसकी हाइट नीचे से बढ़ा दी जाती है इस साइड से और फिर ये टर्निंग होता है। अब ये बैंक रोड जब टर्निंग होता है तो इसे जो बैंक रोड है वो जितने एंगल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे, जितने एंगल से वो रोड बैंक किया जाता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी उस रोड को, हॉरिजॉन्टल रोड को बैंक किया जाता है। जैसे ये एक नॉर्मल रोड है, अब ये रोड को मैंने इस तरह से बैंक किया है। बैंक किया यानी क्या है कि ये जो आउटर एज है मैंने ये स्ट्रेट रोड से स्लाइटली ऊपर उठाई है, तो ये जो रोड को मैंने इतनी हाइट दी है आउटर एज को, इनर एज को नहीं दी, आउटर एज को हाइट देके ये रोड अगर मैंने इस तरह से बैंक किया है तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। और टू अवॉइड द एक्सीडेंट और टायर एंड वेयर बिटवीन द रोड एंड द टायर, टियर एंड वियर जो रहता है वो अवॉइड करने के लिए और एक सेफ्टी रोड अलोंग द हॉरिजॉन्टल रोड ड्राइव करने के लिए हम रोड को क्या करते हैं? बैंक किए जाते हैं। अगर रोड बैंक है कार कैन ड्रिवन सेफली अलोंग दिस बैंक रोड। ओके, अब
इस रोड पे व्हीकल किस तरह से ड्राइव होंगे और ड्राइव होते वक्त अब ये व्हीकल जब यहाँ ड्राइव होगा तो इस पे कौन से फोर्स अप्लाई होंगे और वो फोर्स कहाँ हमें नेसेसरी पे प्रोवाइड करेंगे, तो हमें उसकी v की वैल्यू यहाँ निकालनी है। हमने v निकाला फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, फॉर वर्टिकल कर्व रोड स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, और अब हम निकालेंगे स्पीड फॉर बैंक रोड। ओके, तो बैंक रोड के लिए अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा आप डायग्राम समझने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर आपको एक बार डायग्राम उसके कंसेप्ट समझ गए तो आप डेरिवेशन इजीली डिराइव कर सकते हैं। ओके, फॉर दैट लेट अस कंसीडर वन रोड, दिस इज अ बैंक रोड। मैं डायग्राम थोड़ी सी बड़ी निकाल रही हूँ ताकि वो आपको समझ में आए। एक्चुअली इतना ज्यादा एंगल नहीं होता है, एंगल बहुत कम होता है, बट आप इजीली इसे समझ सके और आपको वो दिख सके वीडियो में, इसलिए मैं थोड़ी सी बड़ी डायग्राम निकाल रही हूँ। अब ये डायग्राम में ये एक व्हीकल है। ओके, ये व्हीकल है और ये व्हीकल इस तरह से जा रहा है। ओके, अब इस पे फिर से कौन सा फोर्स एक्ट होगा? सबसे पहले ऑब्वियसली द डाउनवर्ड फोर्स एम जी, ये डाउनवर्ड फोर्स एम जी डाउन एक्ट होगा इस पे। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन एन होगा वो ये व्हीकल से परपेंडिकुलर होता है, व्हीकल के वर्टिकल डायरेक्शन में। अब आप देख रहे हैं कि ये व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये थोड़ा सा इधर, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन एन है ये इस डायरेक्शन में होगा, ये स्ट्रेट नहीं होगा क्योंकि ये रोड बैंक है, ये स्लाइटली ऐसा होगा। तो ऐसा होने की वजह से ये डायरेक्शन में नहीं, इसके इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये व्हीकल इस तरह से बैंक है तो मेरा ये अभी ऐसा था, अब मैंने बैंक किया तो इसका ये हुआ, तो इस डायरेक्शन में मेरा नॉर्मल रिएक्शन एन जाएगा। ओके, डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया एन कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में जो जाएगा वो होगा हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड, ये होगा हमारा एफ एस, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन है जो एग्जैक्टली इसके इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, लेकिन मुझे वो चाहिए ताकि ये बैंक रोड पर भी, इस हाइटेड रोड पर भी मेरा व्हीकल पलटे ना। अगर मेरी गाड़ी ज्यादा, अगर मेरी बैंक होकर अगर इसको ये डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस नहीं करेगी तो मेरी गाड़ी इस तरह से टर्न हो सकती है, पलट सकती है। तो वो बैलेंस होने के लिए मैं क्या करूंगी, इस एन को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगी। देखिए ध्यान रखिए, मैं एन को जब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगी तो आपको हमेशा इस तरह से ये 3 फिंगर्स, 2 फिंगर्स एंड 1 थंब यूज करना है। आपको क्या करना है, ये जो फिंगर है ये आपको आपके कंपोनेंट पे लगानी है। मैं थोड़ा सा साइड में डायग्राम निकालती हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं अब सिर्फ व्हीकल नहीं निकाल रही हूँ, मैं सिर्फ कंपोनेंट्स बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायग्राम दे रही हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ व्हीकल है, अब ये एन यहाँ है, ये एफ एस यहाँ है और ये एम जी। ओके, अब देखिए आप कि ये सब जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो ऑन दी रोड एट दैट व्हीकल एक्ट हो रहे हैं। ओके, अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन है इसे हमेशा कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए, कोई भी एक कंपोनेंट अगर आपको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है जो ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हैं, तो आपको एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, वो आपको हमेशा याद रखनी है। ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर को आपको जहां वो नॉर्मल है, जो वो कंपोनेंट है फोर्स है, उस पर एक्ट करना है। तो ये वाले फिंगर जो है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ साइन थीटा एंड दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ कॉस थीटा। देखिए मैं कैसे समझा रही हूँ आपको कि अगर ये नॉर्मल रिएक्शन एन पे मैं इस तरह से फिंगर इंसर्ट कर रही हूँ तो मेरी ये जो फिंगर की डायरेक्शन है, तो ये जो मिडल फिंगर है ये मेरी साइन थीटा की डायरेक्शन दिखाएगी, और मेरा जो ये थंब की डायरेक्शन है ये मुझे कॉस थीटा की फिंगर, कॉस थीटा की डायरेक्शन दिखाएगी। यानी अब अगर मैं ये एन कंपोनेंट रिजॉल्व कर रही हूँ तो ये एन कंपोनेंट पे ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो होगा मेरा एन कॉस थीटा, और ये वाला जो इस डायरेक्शन में ही सेम कंपोनेंट रहेगा वो होगा मेरा एन साइन थीटा। समझ में आया? हर बार हम कंफ्यूज होते हैं कि साइन कौन से डायरेक्शन में आएगा और कॉस कौन से डायरेक्शन में आएगा। तो हमेशा बस ये एक फिंगर आप नॉर्मल पे रख दीजिए, वहां से जैसे टर्न हो रहे हैं तो वो टर्न होते वक्त ये वाली फिंगर कॉस साइन रहेगी और ये थंब हमेशा कॉस रहेगा। इतना आप ध्यान रखें तो आपके नॉर्मल रिएक्शंस इजीली हो जाएंगे। तो अब देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन है तो इस डायरेक्शन में चले गया मेरा एन
कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो है मेरा गया है n साइन थीटा। यानी मैंने n कंपोनेंट को दो कंपोनेंट n ये वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, n cos थीटा एंड n साइन थीटा। ओके, उसी तरह से F जो है ये फोर्स भी मेरा दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। ओके, ये जो फोर्स है ये भी दो कंपोनेंट में किससे रिजॉल्व होगा मेरा, फिर से वही आपको जो कंपोनेंट्स के रूल है ये यूज करना है। अब F जो एक्चुअली है ये Fs यहाँ नहीं हो रहा है, ये Fs की जो डायरेक्शन है मेरी एक्चुअली दिस इज ऑन दिस रोड, इन ये डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए आप, मेरा जो फ्रिक्शन है वो टायर और रोड के बीच में हो रहा है, तो मेरा F जो कंपोनेंट है फ्रिक्शनल फोर्स ये यहाँ आ रहा है। ओके, अब जब ये यहाँ आ रहा है F फोर्स, तो इसको भी मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगी। आगे जब मैं इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगी तो फिर से मैं ये फिंगर का यूज करूंगी। अब देखिए ये फिंगर मेरी क्या बता रही है, Fs अगर मैं ये फिंगर ले रही हूँ तो ये जो फिंगर है मेरी मिडल फिंगर ये मुझे डायरेक्शन शो कर रही है साइन की, और ये जो मेरा थंब रहेगा ये मुझे डायरेक्शन शो कर रहा है कॉस की। तो जब ये 90 डिग्री में रिजॉल्व होते हैं तो ये जो F है, अब ये F अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में यानी ये n साइन थीटा के डायरेक्शन में मेरा आएगा F cos थीटा, और mg के डायरेक्शन में मेरा आएगा F साइन थीटा। ये जो F है ये मेरा इस तरह से रिजॉल्व होगा, F cos थीटा एंड F साइन थीटा। यानी अब अगर मैं पूरी फाइनल डायग्राम निकालूं तो फाइनल डायग्राम मेरी किस तरह से बनेगी, देखिए अब मेरी फाइनल डायग्राम बनते वक्त ये डायग्राम इस तरह से बनेगी। ये कंपोनेंट हुआ, ओके, ये मेरा सेंटर है, यहाँ से मेरा n जा रहा है, यहाँ से मेरा mg जा रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करती हूँ। ये है मेरा mg, दिस इज n। ओके, इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो है मेरा f। ओके, नाउ ये n दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ, n cos थीटा और मिडल फिंगर n साइन थीटा, और f मेरा जो रिजॉल्व हुआ तो f रिजॉल्व होते वक्त यहाँ आया मेरा f cos थीटा और इस डायरेक्शन में आया f साइन थीटा। ओके, अब n cos थीटा f साइन थीटा mg, n साइन थीटा f cos थीटा। अब देखिए आपको क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो n cos थीटा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, f साइन थीटा और mg ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा शांति से आप देखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो मेरा वीडियो रिपीट करके देखिए, लेकिन इजी है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत इजीली आपको ये समझ आएगा। अब इन f साइन थीटा और mg इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड में है, और n cos थीटा की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड में है। अब जब तक ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, एग्जैक्टली हमारा व्हीकल वहां से सेफली आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी हमारी पहली कंडीशन क्या आएंगी, n cos थीटा इज इक्वल टू f साइन थीटा प्लस mg। समझ रहे हैं आप, ये प्लस ये दोनों फोर्स जब इस फोर्स के इक्वल होंगे तो वो सेफली होगा। अब n साइन थीटा और f cos थीटा ये सब क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में है, दिस प्रोवाइड नेसेसरी CPF। क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले मैं जस्ट इसे रीअरेंज करती हूँ कि यहाँ से mg इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg इज इक्वल टू आएगा n cos थीटा माइनस f साइन थीटा। आगे इस इक्वेशन से गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब n साइन थीटा और f cos थीटा दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है, और ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये दोनों फोर्स मुझे नेसेसरी CPF प्रोवाइड करेंगे इस बैंक रोड पे व्हीकल सेफली ड्राइव करने के लिए। मींस यू हैव टू अज्यूम n cos थीटा प्लस n साइन थीटा है, n साइन थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स that is mv square by r. Okay, give it equation number 2. Now divide equation 2 by 1. मुझे क्या करना है, mv square by r upon mg, यानी मैंने इसको इससे अपॉन किया है, ये मैंने इस साइड से ले लिया थोड़ा सा, ओके, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू कितनी है, n साइन थीटा प्लस
एफ कॉस थीटा अपॉन mg की वैल्यू कितनी है n कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ओके, अब ये हो गया इक्वेशन। हियर mm गेट कैंसल, v स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये हो जाएगा आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, अब जो मेरी ये RHS की साइड है तो मैं RHS के साइड में हर टर्म को n cos थीटा से डिवाइड कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ? n cos थीटा मीन्स n sin थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा अपॉन n cos थीटा। मीन्स RHS के हर टर्म को मैं n cos थीटा से डिवाइड कर रही हूँ। अब देखिए v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू कितना हो गया n और n गेट कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा बिकम tan थीटा प्लस cos थीटा गेट कैंसल, f अपॉन n क्या होता है? f अपॉन n इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस, हमने देखा है ये ऑलरेडी। ओके, अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा बिकम 1 माइनस f अपॉन n और sin अपॉन cos। अब sin अपॉन cos हो गया tan थीटा और f अपॉन n हो गया म्यू s, यानी इक्वेशन क्या आया? v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ओके, अब v स्क्वायर अगर हमने रखा तो ये सब टर्म इधर चले जाएंगे आर जी और ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा, ये इसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो ये होगा आर जी एंड इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और अगर हमने v लेते हैं तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। दिस इज द इक्वेशन फॉर अ बैंक रोड। अगर बैंक रोड है तो उसकी स्पीड इतनी रहेंगी। यहाँ पे भी आप देखिए कि व्हीकल के मास पर वो इंडिपेंडेंट है, कितने एंगल से वो बैंक किया गया है रोड, वो वहाँ मायने रखता है। रेडियस ऑफ रोड एंड द फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, ये चीजों पे ही स्पीड डिपेंड है। आप तीनों भी इक्वेशन अगर देखिए, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, वर्टिकल कर्व रोड या फिर बैंक रोड, इस तीनों में भी द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ व्हीकल। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने क्या किया है? एक रोड लिया है जिसे हमने थीटा इतने एंगल से सपोज बैंक किया है। ओके, तो यहाँ पे एक व्हीकल ड्राइव हो रही है। ये व्हीकल ड्राइव होते वक्त इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स mg एक्ट होगा, और जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है ये व्हीकल के अपर डायरेक्शन में होता है। तो व्हीकल थोड़ा सा वर्टिकली अपवर्ड होने की वजह से इसका n का डायरेक्शन यहाँ हो गया, ये एक्जैक्टली mg के डायरेक्शन में नहीं आया, लेकिन हमें बैलेंस करना है, इसलिए हमने n को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। तो n को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होने के बाद वो क्या हो गया? n cos थीटा n sin थीटा। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये अलोंग द रोड है, ये F है जो टायर और रोड के बीच में का फ्रिक्शनल फोर्स है। इस फ्रिक्शनल फोर्स को भी मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो मैंने रिजॉल्व करते देखा कि एक डाउनवर्ड फोर्स mg के साथ में आ रहा है f sin थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल f cos थीटा n sin थीटा के डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये दोनों फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, और ये जो अपर एंड डाउनवर्ड फोर्स है ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तब व्हीकल उस रोड पे बैलेंस होगा। तो हमने पहली कंडीशन ली n cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg, ये दोनों डाउनवर्ड में एक अपवर्ड में है। फिर इस पर से हमने mg इज इक्वल टू निकाला f n cos थीटा, और ये f sin थीटा माइनस हो जाएगा इधर आके, तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ओके, और ये n sin थीटा और f cos थीटा, ये जो दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स क्या करेंगे? तो व्हीकल को नेसेसरी CPF प्रोवाइड करेंगे, कि जिसके वजह से वो कर्व इजीली कर पाएंगे, या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया? mv स्क्वायर बाय r। अब हमने किया mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg, इस तरह से लिया, तो mv स्क्वायर ऑफ r की वैल्यू ली और mg की वैल्यू ये थी। इसके बाद हमने
LHS कोई चेंज नहीं किया, जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल किया। RHS में n cos थीटा से हमने सब टर्म को डिवाइड किया। n cos थीटा को डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये n कैंसिल हुआ, साइन बाय कॉस हो गया tan, यहाँ cos cos कैंसिल हुआ, f बाय n बिकम म्यू एस, यहाँ पूरा कैंसिल हो गया, इससे आ गया 1, यहाँ पे f अपॉन n म्यू एस बन गया और साइन अपॉन कॉस tan बन गया। ये हो गया v स्क्वायर अपॉन rg। अगर v लेते हैं तो ये rg इस साइड में जाएगा, v स्क्वायर लेंगे तो rg इस साइड में जाएगा, और उसको अगर स्क्वायर रूट निकाल ले तो v स्क्वायर का स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। दिस इज अ बैंक रोड, ओके। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हीकल सेफली ड्रिवन अलोंग अ बैंक रोड। ये हुआ है हमारा बैंक रोड। तो आज हमने इस वीडियो में 3 चीजें देखी है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, वर्टिकल कर्व रोड एंड बैंक रोड। अब इसी फॉर्मूले से मैं फिर से आपको हॉरिजॉन्टल रोड के भी इक्वेशंस निकाल के दिखाती हूँ, ताकि अगर आप कहीं कंफ्यूज होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन पीरियड में, तो आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। आप एक फॉर्मूले से भी दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। थोड़ी सी ट्रिक्स है, बस उसके पास आप ध्यान दीजिए। हमने ये इक्वेशन फिर से लिखती हूँ, v इज इक्वल टू आर जी स्क्वायर रूट में tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब ये कंडीशन कब है? जब रोड हॉरिजॉन्टल भी है और बैंक भी है, ओके। अगर मैं कहती हूँ कि रोड पूरा स्मूथ है, रोड स्मूथ है मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर रोड स्मूथ है तो म्यू एस बिकम 0। अगर म्यू की वैल्यू 0 लेके हम इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो देखिए v की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस 0 tan थीटा एंड 1 माइनस 0 इंटू tan थीटा। 1 माइनस 0 मीन्स 1, ओके, और tan थीटा अपॉन 1 मीन्स tan थीटा। यानी ये इक्वेशन देखिए, tan थीटा प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इस तरह से हुआ। तो ये हो गया tan थीटा, ये हो गया 1, tan थीटा अपॉन 1 मीन्स tan थीटा, देयरफॉर v बिकम स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ये कब हुआ? व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। अगर वहाँ फ्रिक्शन ही नहीं है तो आपका इक्वेशन ये बन गया। अब मैं कहती हूँ कि इफ द रोड इज नॉट बैंक, अगर रोड बैंक नहीं है मतलब रोड हॉरिजॉन्टल कर्व है, ओके, रोड बैंक नहीं है मीन्स थीटा बिकम 0। अब आप थीटा अगर 0 लेते हैं तो देखिए इक्वेशन क्या बनता है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan 0 कितना होता है, 0 मीन्स 0 प्लस म्यू एस, फ्रिक्शन है बट एंगल बैंक नहीं, मतलब रोड बैंक नहीं है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, अपॉन 1 माइनस, यहाँ क्या होगा, म्यू एस तो होगा लेकिन tan की वैल्यू 0, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1 माइनस दिस टर्म बिकम 0 मीन्स 0। तो ये इक्वेशन कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट आवर इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। यानी एक इक्वेशन से आप और 2 केसेस बता सकते हैं, वेदर देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट देयर और वेदर द रोड इज बैंक देयर। अगर दोनों होते हैं तो ये आएगा इक्वेशन, दोनों में से एक भी एब्सेंट होते हैं तो ये इक्वेशन आएगी। इस तरह से हम 3 इक्वेशन बना सकते हैं। दिस इज अ इक्वेशन फॉर अ सेफ्टी स्पीड अलोंग अ बैंक रोड, दिस इज अ सेफ्टी स्पीड अलोंग अ बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन, दिस इज अ सेफ्टी स्पीड अलोंग अ अनबैंक रोड विथ फ्रिक्शन। ये अनबैंक है, बैंक नहीं है, थीटा 0 यानी ये अनबैंक रोड हुआ बट फ्रिक्शन है, तो ये इक्वेशन आता है। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशंस और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम में हमने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, वर्टिकल कर्व रोड और बैंक रोड ये देखे हैं और इसके डिफरेंट केसेस देखे हैं। अगर पसंद आता है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक माय वीडियोस, ईच एंड एवरी वीडियो जो भी आप देखते हैं तो प्लीज उसे लाइक करना ना भूलें। और उसके आगे इसके नेक्स्ट जो रहेगा वो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम कोनिकल पेंडुलम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।